बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बता दिया था हमने और कहा था कि ये सिलेक्टिव परमेबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम उसके फंक्शन देखेंगे, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा ये सेल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर बाउंड्री बनाती है। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, दोनों में कम्युनिकेशन सेल टू सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। किसी भी चीज़ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर अंदर सेल के आना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके आना पड़ेगा। कोई भी मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके जाएगा। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक आउटर बाउंड्री बनाएगी और सेल को प्रोटेक्शन देती फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके बाहर जो कुछ भी है, ECF है या और भी कुछ है, जो भी है उससे ये इसको प्रोटेक्ट करती है और कम्युनिकेशन करती है अदर सेल से। कम्युनिकेशन टू ECF एंड कम्युनिकेशन विद इन सेल्स, जो इसके नेबरिंग सेल्स हैं उनसे इसका कम्युनिकेशन होता है। तो बेटा हमने कल देखा था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ये बेटा इसके हाइड्रोकार्बन के ये चेन्स हैं और ये लिपिड के हेड हैं दोनों तरफ। इधर हमने लिख दिया है ECF और ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ऐसी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर। यहाँ पर ये जो बेटा ये है, ये क्या है, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड के हेड हैं। और ये बेटा हेड कैसे हैं, पोलर की नॉन पोलर, बोलो बेटा नॉन पोलर है। ये क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन की चेन है। और ये चेन कैसी है बेटा, पोलर की नॉन पोलर, पोलर। तो हमने कल कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल है, सिलेक्टिव परमेबल है। इसमें सिलेक्शन होता है, थोड़ा सा सिलेक्शन ये कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं, पोलर सब्सटेंस वो इसको डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंस डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ये बीच में कुछ प्रोटीन्स भी लगी हुई हैं बेटा, और ये हैं ये फास्फोलिपिड है, बीच बीच में प्रोटीन लगी हुई है। तो जो अब जैसे कि बेटा ग्लूकोज है आपका, तो वो क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक है ना बेटा, पानी में घोलो तो घुल जाता है आराम से, तो वो इसको डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसके लिए कुछ चैनल्स हैं, कैसे होगा वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो अब इसके अलावा जो भी लिपिड हैं या लिपिड डेरिवेटिव्स हैं वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, ग्लूकोज के लिए क्या है, चैनल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो उसको अंदर आने में उसकी हेल्प करती। तो ट्रांसपोर्ट जो होगा सेल के अंदर, उस पूरे मैकेनिज्म को हम सेल सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं। सेल सिग्नलिंग, सेल कैसे सिग्नल करती है, कैसे कम्युनिकेट करती है अपने नेबरिंग सेल्स के साथ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है। एक तो होगा बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको समझो बेटा, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें
कोई भी मॉलिक्यूल जब सेल को क्रॉस करेगा तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये डाउन हिल मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है? डाउन हिल मूवमेंट है। ये अप हिल मूवमेंट है। इसको समझो बेटा। अप हिल का मतलब जैसे तुम लोग साइकिल चलाते हो तो अगर ढाल है तो वहाँ पे हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप साइकिल भागती है, ठीक है। और अगर ऊंचाई पे चढ़ाना है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर जाना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग अगर जाना है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे मान लो इस मेम्ब्रेन के बाहर किसी भी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, और उसका ट्रांसपोर्ट अगर अंदर होना है तो वो पैसिव हो जाएगा। बाहर ज़्यादा अंदर कम है, ज़्यादा से कम की ओर होगा तो पैसिव हो जाएगा। अब इसी मॉलिक्यूल को अगर इस तरफ लेके जाना है तो ये कैसा होगा? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि ये उसको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा, है ना। जैसे पंप होता है, पंप हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ते हैं, नर्व कंडक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ते हैं। सोडियम 3 सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और 2 पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, बाहर की तरफ जाते हैं, जबकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपोजिट है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स के एनर्जी के फॉर्म में एटीपी खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बेटा देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये अपहिल मूवमेंट है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अब देखो ना पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 2 तरह से हो सकता है। एक तो होगा, एक हम इधर ऊपर लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे, एक होगा सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा होगा फैसिलिटेट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों में समझो, इसमें एनर्जी नहीं लगेगी, एक बात दोनों में, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन के केस में क्या होगा? मॉलिक्यूल डायरेक्ट क्रॉस करेगा, उसमें किसी कैरियर, किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। बस शर्त क्या है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। जो कंसंट्रेशन अगर इधर ज़्यादा है, इस साइड में ECF के साइड में, और साइटोप्लाज्म कम है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जिसका ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो वो कम, ज़्यादा से कम की ओर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसका ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होना चाहिए, और ये जो होगा वो मॉलिक्यूल के टाइप पे भी डिपेंड करता है कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन किन चीज़ों का होगा? किन किन चीज़ों का होगा बेटा? पोलर की नॉन पोलर, या हाइड्रोफोबिक, जो हाइड्रोफोबिक होंगे, हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? अंदर आएंगे। वो भी कैसे? स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अलावा गैसेज हैं, जैसे रेस्पिरेटरी गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो बेटा डिफ्यूज़ करके अंदर आ जाती, ठीक है। प्लस वाटर के लिए बेटा इस अगर ज़्यादा कंटेंट चाहिए वाटर का, ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसके लिए चैनल्स होते हैं जिनको एक्वापोरिन्स बोलते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली पानी के लिए परमेबिलिटी होती है, पानी डिफ्यूज़ करके अंदर आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो 2 चीज़ें देखो, नॉन पोलर सब्सटेंस स्मॉल मॉलिक्यूल में, गैसेज और वाटर, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसको क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होगा क्या कि इसमें पहली बात तो
नॉन पोलर सब्सटेंस लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज वो मॉलिक्यूल्स बेटा जो डायरेक्ट इंटर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है प्लस पोलर मॉलिक्यूल्स। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये जो फैसिलिटेट है केवल पोलर के लिए है, नहीं, नॉन पोलर के लिए भी है, लेकिन वो नॉन पोलर जो कि बड़े मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। छोटे मॉलिक्यूल जो होंगे पोलर मॉलिक्यूल छोटे, वो भी इससे इंटर करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है, वो अंदर जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस कर रहा है, और अगर जैसे हम मान लो ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के को अगर इंटर कराना है सेल के अंदर, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं। चैनल आपको पता है, हमने कहा था प्रोटीन के बने हुए होते हैं चैनल्स, ठीक है। तो ये प्रोटीन के थ्रू इसका एंट्री होती है, इसको क्रॉस कर सकता है ग्लूकोज, और एक खास तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लूट। ग्लू माने ग्लूकोज, टी माने ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती, क्या होता है बेटा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये हेल्प करती है इसको अंदर ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये है, जैसे अब वाटर के लिए भी ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एक्वापोरिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? एक्वा, ये जो चैनल यहाँ पर प्रोटीन होती है इसको हम बोलेंगे एक्वापोरिन्स। क्या बोलेंगे? एक्वापोरिन्स। तो इनसे वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। कब? जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। थोड़ा पानी, कम पानी, जो नॉर्मली पानी का जो मूवमेंट होता है वो कैसे हो जाता है बेटा? पैसिव मूवमेंट के थ्रू होता है। जैसे आपने देखा है जनरली रूट पानी को एब्जॉर्ब करती है बेटा, कैसी पैसिवली तो एब्जॉर्ब करती है ना। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? मिनरल्स का एक्टिवली होता है, ठीक है। और ये जो पानी होता है, पानी का ट्रांसपोर्ट पैसिव होता है। तो तीन चीज़ें पहले समझ लो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो हो जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो मूव करे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अप हिल मूवमेंट। पैसिव वो है बेटा जो डाउन हिल, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल मूव करें, तो उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिंपल डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं, कुछ में कुछ प्रोटीन कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब कैरियर से ट्रांसपोर्ट हो तो क्या बोलेंगे? फैसिलिटेट। बट यहाँ पर ये ध्यान देना, कैरियर लग रहा है, एनर्जी नहीं लग रही है, ठीक है। एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, कैरियर की ज़रूरत है, फैसिलिटेट। तो इसलिए ये भी पैसिव का ही पार्ट है। सिंपल डिफ्यूजन में ना तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, ना तो कैरियर की ज़रूरत होती है। विदाउट कैरियर, विदाउट एनर्जी इसका ट्रांसपोर्ट इजीली होता रहता है, ठीक है बेटा। तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन और ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। ऐसे समझो बेटा, मान लो एक एग्जांपल समझो, मान लो तुम्हें किसी कंपनी में जाना है और वहाँ पर थोड़ा प्रोहिबिटेड है, वो गार्ड है बाहर गेट पे बैठा हुआ है, तो अगर वो तुमको जानता है तो तुमको डायरेक्टली जाने देगा। अगर वो तुमको नहीं जानता है, तुम्हारे जानने वाला कोई उसमें काम कर रहा है, वो गार्ड तुम्हें नहीं जान रहा है, लेकिन कोई जो उसमें उसके अंदर वहाँ का जो काम कर रहा है वो तुम्हें जानता है, तो वो आके तुमको ले जाएगा, तो वो हो गया कैरियर। और गार्ड अगर तुम्हें डायरेक्ट जाने दे रहा है तो वो हो गया सिंपल डिफ्यूजन। अगर तुम किसी के हेल्प से जा रहे हो, जो तुमको भी जानता है, उस गार्ड को भी जानता हो, जो बोलेगा कि हाँ पहचान वाले इनको आने दो, तो वो हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन तुमको भी गार्ड नहीं पहचान रहा है और तुम्हारे कोई जानने वाला भी नहीं है, तो फिर क्या करोगे? उसको अगर जाना तो सिगरेट वगरेट पिलाओ उसको और थोड़ा सा खर्चा पानी करोगे, तो यहाँ पर एनर्जी आपको लगेगी।
एनर्जी का खर्च है यहाँ पे, थोड़ा खर्चा कर दोगे तो तब वो तुमको जाने देगा, ठीक है। तो ये है, आज आप यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, ये दो हम यहाँ पे लिखे थे ना एनर्जी, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। इतना क्लियर है कि नहीं? देखो मैंने एक तरफ इधर लिख दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इधर हमने लिख दिया पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल मूवमेंट होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और डाउन हिल मोमेंट होता है। दो तरह से होगा ये, एक तो सिंपल डिफ्यूजन होगा, दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा। सिंपल डिफ्यूजन में ना तो कैरियर की ज़रूरत होगी ना एनर्जी की, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की ज़रूरत तो नहीं है बट कैरियर की ज़रूरत है। इतना क्लियर है? यहाँ पर बेटा कुछ एंजाइम लगते हैं, एटीपेज की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे एटी जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर अलग अलग चैनल हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग चैनल हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन उनको पैसिवली ट्रांसपोर्ट करवाती है। जैसे कि आप मसल स्केलेटल मसल्स देखें तो उसके मेम्ब्रेन के ऊपर GLUT4 प्रोटीन्स मिलती हैं, GLUT4 रिसेप्टर्स प्रोटीन। तो ये जो GLUT4 होता है ये क्या होते हैं बेटा? ये ग्लूकोज के लिए होते हैं, ठीक है, सेल के ऊपर। तो यहाँ से ग्लूकोज अंदर जाता है। इंसुलिन क्या करता है बेटा? इंसुलिन हार्मोन जो है वो जो ग्लूकोज के रिसेप्टर्स हैं, चैनल्स हैं, उनको एक्टिव करता है ग्लूकोज के अपटेक के लिए। ग्लूकोज की कमी से डायबिटीज हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ रहा है, सेल में नहीं जा पा रहा है। सेल की परमेबिलिटी को बढ़ाना, इंसुलिन की वजह से परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ग्लूकोज ब्लड से सेल में जाती है और यूटिलाइज हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि डायबिटीज नहीं होता है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है, क्योंकि वो परमेबिलिटी फिर कम हो जाती है ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज तो बहुत है, अंदर नहीं आ पा रहा है सेल के। क्लियर है? स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो बेटा, इरेज करें। अब इसमें बेटा आयन चैनल होते हैं, एक्वापोरीन होते हैं। पोरीन अलग है, एक्वापोरीन अलग अलग है। पोरीन जो चैनल है बेटा, पोरीन दूसरे हैं। यह भी बेटा आपको कहाँ मिलेंगे? ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, इनके मेम्ब्रेन पर पोरीन चैनल मिलते हैं। एक्वापोरीन होता है जो वाटर के लिए होते हैं। क्लियर है? तो बेटा एक चीज़ ध्यान देना, ये मान लो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ठीक है बेटा। तो ये प्रोटीन का कन्फर्मेशन चेंज होगा। मान लो चैनल तो है, आपको पता जो प्रोटीन हमने कल कहा था अंदर तक धसी होती हैं, एम्बेडेड होती है जो प्रोटीन, तो वो चैनल बनाती है, टनल बनाती है। तो जो टनल है बेटा ये हमेशा ओपन नहीं रहती है। कैरियर प्रोटीन जब आती है तो वो कैरियर इसका कन्फर्मेशन चेंज करता है। यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, पार्टिकुलर मॉलिक्यूल आएगा अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो उससे इसका क्या होगा, इसका कन्फर्मेशन चेंज होगा। तो ये ओपन हो जाएगा ऐसे, या ऐसे तो ऐसे घूम जाएगा, और यहाँ पर इस जो ये मान लो ऐसे है,
ऐसे। तो जब ऐसे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर ये स्पेस हो जाएगा, ज़्यादा स्पेस हो जाएगा और यहाँ से मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर, जो कैरियर की तरह हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अच्छा पोरीन और एक्वापोरीन में डिफरेंस समझ गए बेटा कि नहीं? देखो एक्वापोरीन हमने कहा वाटर के लिए और ये पोरीन यहाँ पे लिखा था हमने पोरीन। पोरीन किसके लिए है बेटा? ये हैं, ये मतलब वाटर के लिए नहीं, ये जनरल लार्ज मॉलिक्यूल के लिए होते हैं। कुछ लार्ज प्रोटीन होती हैं जो कि बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि चैनल्स का काम करते हैं। ये तुम पढ़ सकते हो, पेज नंबर 177 खोलो, एनसीईआरटी लाओ बेटा। 177 खोलो और दूसरा पैराग्राफ देखो, लिखा होगा द पोरीन। The porine are proteins that form large pores in the outer membrane of the plastid mitochondria and some bacteria. हाँ देखो लिखा है बेटा, लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन होते हैं जो कि पोर बनाते हैं। ओके, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया लिखा हुआ है, और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पे मिलते हैं। तो ये हो गए पोरीन। और एक्वापोरीन होते हैं जो वाटर के लिए होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग समझ लें, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल इसका एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ऐसे लिखें। एग्जाम्पल क्या बताया इसका बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में बेटा इसको इरेज कर दें थोड़ा सा। देखो यहाँ पर ये एक्सॉन है, ये क्या है बेटा? एक्सॉन है। तो अंदर फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे बेटा? एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। बाहर ECF है, क्या है? ECF है। ये एक्सोलिमा है, तो ये मेम्ब्रेन है। अब न्यूरॉन में है तो हमने इसको एक्सोलिमा नाम दे दिया है। अब यहाँ पर बेटा क्या है? देखो बाहर सोडियम क्या है? ज़्यादा है कंसंट्रेशन, अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये ध्यान दो, पहले सोडियम की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? बाहर। पोटेशियम की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? अंदर। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे बेटा कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोटीन से सोडियम को बाहर भेजा जा रहा है। किसको? सोडियम को। और पोटेशियम को K+। पोटेशियम को क्या किया जा रहा है बेटा? तो 3 सोडियम और उसके बदले में 2 पोटेशियम, 3 सोडियम, हाँ 3 सोडियम और 2 पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ज़रा ध्यान दो, बाहर सोडियम ज़्यादा है और बाहर ही भेजा जा रहा है। पोटेशियम कहाँ ज़्यादा है? अंदर। देखो तो हमने इधर भी एरो इधर लगा दिया उल्टा। पोटेशियम ये कहाँ आ रहे हैं? अंदर आ रहे हैं, एक्सोप्लाज्म में आ रहे हैं। सोडियम कहाँ जा रहा है? ECF में जा रहा है। तो सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। और यहाँ पर सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम हेल्प करता है इसके ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तब जाकर के ये ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है बेटा? तुम्हारे इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन जो नर्व कंडक्शन है, नर्वस सिस्टम है, उसमें ये दिया हुआ है। पेज नंबर खोलो, 317 होगा बेटा। देखो एनसीईआरटी में देखो 317 है। इसमें नीचे से पेज के लास्ट तीसरी चौथी लाइन होगी, पढ़ो लास्ट से। क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में दिया हुआ, देखो लाइन पढ़ो, जिस चौथी लाइन होगी पढ़ो।
The fluid outside the exam contains a low concentration of potassium. हाँ देखो पोटेशियम कंसनट्रेशन कहाँ है, कम है, अंदर है ना बेटा, और अंदर हिलाना है इसको, आगे पढ़ो। A high concentration of sodium and thus form a concentration gradient. हाँ अब देखो बाहर क्या है, पोटेशियम भी बाहर, सॉरी सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है, लेकिन इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट देखो, अगर नॉर्मली यहाँ सोडियम इधर आता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, लेकिन ये अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेन लाइन तुमने पढ़ी नहीं, इसके आगे वाली होगी जो हम पढ़वाना चाहते हैं तुमसे, इसके आगे वाली पढ़ो, नेक्स्ट लाइन। These ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of ions by the sodium potassium pump. बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पंप। पंप वो है बेटा, कहीं भी आप पंप का वर्ड का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ फोर्सफुली किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। फोर्सफुली वो चाहे आप फोर्स किस फॉर्म में लगाएं, यहाँ फोर्स एनर्जी के फॉर्म में लगाई जा रही है। नॉर्मली आप सिंपल ये देखें कि साइकिल में हवा भी बढ़ते हैं तो बाहर एयर ज़्यादा है कि ट्यूब के अंदर, ट्यूब में स्पेस कम है, उसके अकॉर्डिंग एयर वहाँ ज़्यादा है, तो आप जब हवा भरते हो पंप को दबाना पड़ता है फोर्सफुली, है ना, और उसको खोल दो तो निकलती बहुत जल्दी है हवा। तो ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आपको प्रेशर देना पड़ता है। तो यहाँ भी आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट करवानी है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और इसको हम बोलेंगे, अब इसको पंप बोलेंगे, इस ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्लियर है बेटा इतना? यहाँ पर बेटा कुछ और भी चैनल्स होते हैं सोडियम के लिए जिनको हम लाइगैंड गेटेड चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाइगैंड गेटेड चैनल। लाइगैंड गेटेड चैनल वो होते हैं जहाँ पर लाइगैंड यानी कोई मॉलिक्यूल होता है जो यहाँ पर आगे जुड़ता है, ठीक है, तब जाकर के ये चैनल खुलता है। तो ये भी सोडियम के लिए होते हैं, और ये एक्शन पोटेंशियल जब सोडियम अंदर इन्फ्लक्स होता है ज़्यादा। अब देखो यहाँ पर दोनों चैनल आपको एक्सॉन पे देखने को मिलेंगे। एक आपने पंप देखा जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल है, यहाँ पे किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है बट प्रोटीन की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ये कैरियर का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? कैरियर का काम कर रही है। तो ये प्रोटीन कैरियर काम कर रही है, इसलिए ये फैसिलिटेट पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये कैसा है? पैसिव। पैसिव में भी कैसा? फैसिलिटेट डिफ्यूजन है ये, ठीक है। फैसिलिटेट डिफ्यूजन है, फैसिलिटेट पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब बेटा जो प्रोटीन यहाँ पे लगी हुई है, जो ध्यान देना यहाँ पे, जो प्रोटीन इस ट्रांसफ़र में हेल्प कर रही है उसको हम कैरियर प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कैरियर प्रोटीन बोलेंगे, या उसको हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रोटीन केवल चैनल ही बना रही है तो उसको हम चैनल प्रोटीन बोलेंगे। अब इसके साथ कोई और प्रोटीन, देखो ये भी हो सकता है कि केवल यही प्रोटीन हो, कोई अदर चैनल कैरियर ना हो। क्लियर है? जैसे कि पोरिन में हमने देखा केवल बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रोटीन के जो कि लार्ज पोर बनाते हैं, तो वहाँ पर प्रोटीन ही चैनल को फॉर्म कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन चैनल है, ठीक है। लेकिन अगर चैनल के साथ कोई अदर प्रोटीन और जुड़ी हुई है जो इसको किसी मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट करती है, अंदर आने में हेल्प करती है, तो उसको हम कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बोलेंगे। जैसे कि ग्लूट 4 जैसे होता है ना बेटा, ग्लूट 4 या ग्लूट, नॉर्मली ग्लूट कहेंगे। ग्लूट का मतलब है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूट 4 आपको उसमें मिलेंगे मसल्स में ना, ये है। क्लियर है? ये कैरियर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। जो केवल चैनल के लिए वो एक्वापोरिन हमने देखा था, एक्वापोरिन है, ये केवल चैनल, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन है जो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। क्लियर है? तो जरा समझो इस बात को ठीक से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बॉडी में किसी भी सेल में क्या हेल्प करती है? सिग्नलिंग में यानी कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। किसी मॉलिक्यूल की सेल में ज़रूरत है तो उसके लिए चैनल, उसको आने के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन
हेल्प करती है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आने से प्रिवेंट करती है, क्योंकि उसके लिए कोई चैनल नहीं है और वो डायरेक्ट क्रॉस कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो किस चीज़ की सेल में ज़रूरत है किसको अंदर आना है, ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के अंदर चला है, इसके लिए पूरी व्यवस्था है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। सिलेक्टिव परमेबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ECF के साथ प्लस अदर सेल, इसके जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट करती। ठीक है, दूसरा बड़ा काम इसका कि ये सेल को चारों ओर से कवर करती है, एक आउटर बाउंड्री बनाती है, सेल का एनवलप बनाती है, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये इसका काम है। ठीक है, दूसरा इसका काम है बेटा सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। क्या ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करती है? सेल डिवीजन में आपने देखा होगा एक होता है कैरियोकाइनेसिस, अभी हमने ये नहीं पढ़ा, अभी तुम सेल ही पढ़ रहे हैं ना बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। अब ये एक न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस के बाद इसमें 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब इसका जो साइटोकाइनेसिस होगा, क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में ये जो सेल है, इस सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता? और ये सेल इन्वेजिनेट होती जाएगी और आगे बढ़ जाएगी और यहीं से सेल 2 सेल्स बन जाती। तो इस तरह से ये इन्वेजिनेशन में हेल्प करती है। इन्वेजिनेट होगी, सेल डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस हुए बिना सेल डिवीजन कहाँ कंप्लीट होता है ना बेटा? एंडोमाइटोसिस की बात अलग है, वहाँ पर साइटोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, वो अलग बात है। बट यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प लगेगी, इसमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन होता है। इसके अलावा हमने देखा था एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, सेल फेगोसाइटोसिस करती है, पिन्नोसाइटोसिस करती है, लिक्विड मॉलिक्यूल को सेल इनगल्फ करती है, उसको पिन्नोसाइटोसिस बोलते हैं। सॉलिड मैटर को सेल इनगल्फ करती है तो उसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है और यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है बेटा, तो ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर धंस जाता है, अंदर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन धंस जाती है और इस मॉलिक्यूल को फिर ऐसे कवर कर लेती है उसको, तो ये इसके अंदर आ जाता है। अमीबा में हमने देखा था फूड, इसी तरह अमीबा लेता है, इसमें फेगोसाइटोसिस हो जाती है, अंदर तुरंत फूड वैक्यूल बन जाती है और इसके अंदर एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। यहाँ पर मॉलिक्यूल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन्वेजिनेट है इसे और ये बाहर निकाल दिया गया, तो ये एक्सोसाइटोसिस है। इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस दोनों फेगोसाइटोसिस के पार्ट है। ये भी सेल, इसमें भी सेल हेल्प करती है। तो ओवरऑल बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं बेटा सेल की, जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, ये है सेल के फंक्शंस। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट काफ़ी, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन भी और सेल का स्ट्रक्चर भी, इसको ठीक से रिवाइज करें। ठीक है।